तो एक वो है बेनिफिट, पर जिस फील्ड में ओके, पहले तो मुझे ना एक है। यस, हाँ, मुझे एक पूछना था। मेरे घर में ना एक बिजनेस है कैंडल का। ओके, तो उसमें मुझे 3-4 लेडीज है एम्प्लॉय करके, वही काम करते हैं सब। हाँ, और मेरे मम्मी करवा ली थी उनसे। तो क्या है, हम जो गांव गांव है, गांव के इसमें वो कैंडल है ना, हम बेचते हैं ऐसे। तो इनकम है ना, ऐसा आता है इनकम, मंथली 5 लाख तक हो जाता है। हाँ, तो अभी ये बढ़ाने के लिए बिजनेस क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब छोटा ही बिजनेस है कैंडल का, हम बनाते हैं कैंडल घर पे ही। हाँ, तो इसका देखिए कैंडल का कैसा ना कि यूएस में लाइक बिग बिजनेस, राइट? यस। तो सबसे पहले जैसे वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कस्टमर्स कौन है, पहले आप उसको समझना चाहिए आपको, पहला सबसे पहला चीज होता है। और कैंडल्स हम लोग यदि सोचते हैं इंडिया में, तो कैंडल्स का मतलब क्या कि अपना मोमबत्ती अपना दिया खड़ा कर दिया, अपना लाइट चला गया तब जला दो, यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हाँ उसी में बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, राइट? कि आपका रूम फ्रेशनर टाइप का भी कैंडल्स आप वो एक इंट्रोड्यूस कर सकते हो। हाँ ठीक है, कलरफुल कैंडल्स होते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स उसके होते हैं। फ्लेवर्स नहीं, हाँ। खाने का चीज हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट एरोमा होगा उसका। अरे नहीं, हाँ, दिवाली में हम करते हैं ऐसे। हम्म? दिवाली के टाइम पे ऐसा करते हैं, कलरफुल राइट, कैंडल जैसे आपका निकलते। दिवाली के टाइम पे मार्केट है, तो वैसे ही आपका क्रिसमस के टाइम पे मार्केट है, यस। राइट? फिर आप ये देखिए कि आपके कस्टमर्स कौन से होंगे। तो आप इस तरह से जो आप इंट्रोड्यूस करोगे ना, मुझे यदि मान लो यदि मुझे बिजनेस करना है इस तरह का, तो मैं क्या करूंगा, इसके जो एरोमेटिक जो डिफरेंट होंगे, राइट, हाँ उस तरह के कलरफुल कैंडल्स को आप पहले सैंपल्स करके यूज कर सकते हैं हर एक जगह पे, राइट? कि जैसा इसका जो सेगमेंट होगा ना, थोड़ा वो निश है भी, जैसे चर्चेज वगैरह में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हाँ हाँ। तो उनको आपको सैंपल देना पड़ेगा। जैसे ना संडे को आप मान लो कि किसी चर्च में सेंट, तो क्रिश्चियंस लोग क्या है ना, वो लोग घर पे ऐसे भी जलाते हैं, इट्स नॉट लाइक कि दिवाली के टाइम पे या कुछ भी, क्रिसमस या ये जो फेस्टिविटी का माहौल रहता है ना, उसमें ज्यादा ऐसा यूज करते हैं। तो आप उस एंगल से आप सोच सकते हो, लेकिन हाँ इसमें ये है कि, और इंडिया में तो क्या है कि कॉपी कैट है, कि जितना क्रिसमस यहाँ नहीं मनाते आजकल, यहाँ से ज्यादा उधर मनाने लगे, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वहां पे भी हेलोवीन भी बहुत बड़े तरीके से मनाते हैं, राइट? तो एक तो आपका चर्च हो गया टारगेट, दूसरा जो आपके कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, हाँ जो भी स्कूल्स वगैरह हैं, वहां पे आप ये कर सकते हो कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो, कि जैसे मान लो कोई इवेंट यदि होगा, राइट, तो उसमें आप स्पॉन्सरशिप करके अपना एक बूथ टाइप का ये कर सकते हो। तो वो आपके जो बच्चे हैं वहां पे, जो लोग चर्च से जिनको प्रेरणा मिलती है, राइट, वो लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, राइट? इस पर्टिकुलर एरोमोटिल डिफरेंट ऐसे आप ग्रो कर सकते हो बिजनेस हाँ। अभी तो को। हमारे फिक्स कस्टमर शॉपकीपर है, छोटे हम्म, छोटे शॉपकीपर रहते ना, हम्म, वही है, वही लेके जाते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, तो वहां पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, जो आपके जो शॉपकीपर्स है ना, मॉडल चेंज करना, मतलब मान लो अभी आप मॉडल हाँ देखो ना, कि जो आपका बिजनेस मॉडल है वो आपके फिक्स्ड है, कि छोटे लेवल पे जो दुकानदार है उनको दे रहे हो आप, इस चीज को आप हाँ। हाँ, मॉल में इंट्रोड्यूस कीजिए, राइट? कि ओके। मॉल में ये सब चीज वो लोग ना हर एक चीज को ऐसा फेस्टिविटी ऐसा मॉल बना के रखते हो हर एक चीज के टाइम पे। तो वहां ओके। पे भी आप वहां से शुरू कीजिए, क्योंकि जो आपके कस्टमर्स हैं वो छोटे कस्टमर्स नहीं हैं। हम्म। तो वो वाले कस्ट जो जो शॉपकीपर्स हो, आप तो मतलब वही है कि आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए चाहते हो, तो थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नए प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे, जो है ना, जैसे कलरफुल फ्लेवर, एरोमेटिक, तो वैसा वो आप उस एंगल से सोचिए। हाँ, मैं अगर इसमें ऐड करूं थोड़ा हाँ सा जी, अमेरिकन कंसेप्ट, हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको जरा, जैसे आपने अभी 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 इन्होंने बताया कि जैसे बिहार में अभी लोगों को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि नया बिजनेस खोलिए और उसके लिए किया जा रहा है सब कुछ, राइट? तो आप जैसे फ्रेंचाइज का कंसेप्ट भी शुरू कर सकते हैं कि आपने जितना अभी सीखा है और उसको जैसे कि बनाया है सब कुछ, हाँ, तो जैसे आप उसको करें और दूसरे को आप जो है वही कंपनी खड़ा करने के लिए
जैसे उनको सारा कुछ करें और उसके बदले में आप जो है अपना एक सिस्टमेटिक जो है वो पेमेंट उनसे लें। तो इस तरह की बात भी आप सोच सकते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज वेरी गुड। और अगर आपको बिहार में एक्सपेंड करना है तो लेट्स फाइंड आउट कि हम लोग कहीं पर इसको, ये जो बिजनेस कर रहे हैं इसको हम लोग कहीं पर एक क्या बोलते हैं प्रोटोटाइप टेस्ट करें कि इनका फ्रेंचाइज का जो है कहीं हम लोग खुलवा सकें एक। एब्सोल्युटली, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ इसी लाइन पे। एक मिनट। दूसरी बात क्या है कि जैसे इसका उपयोग जो है हम लोगों ने तभी सुना है पूजा पाठ इस सब की बात में, लेकिन इसके अलावा घर में जो है स्मेल मारने के लिए बहुत होता है। जैसे कि हम अपने घर की बात बताते हैं, हमारे यहाँ जब भी मछली या मीट घर में बनता है नेचुरली है उसका किचन में आ जाता है। और अमेरिका में तो अपार्टमेंट में घर अलग अलग होते नहीं, इंडिया में तो गांव में किचन अलग होता है, तो भाई उसकी स्मेल रहने वाले एरिया में नहीं जाती है। लेकिन अपने यहाँ ऐसी बात यहाँ पर तो ये है। तो बस लोग, जब मैं देखता हूँ कि हमारे घर में 3-4 तरह की कैंडल जलती हैं और 1 घंटे में पूरी स्मेल को खत्म कर देती है। ओके। हाँ, तो ये है, चाहे लोग यहाँ पर बाथरूम में भी जलाते हैं कैंडल, कि बाथरूम में जो है हमें से जो है चाहे मतलब आप यूज करते हैं तो फ्रेशनर के बदले में आप उसको कैंडल जला के उसके स्मेल को खत्म कर सकते हैं। या और एक और प्रोडक्ट मैं आपको 2 प्रोडक्ट इनफैक्ट दिखाता हूँ। इन यूएस का दिवाली, ये दिख रहा है आपको क्या है? दिया। हाँ, दिया। यूजुअली इसमें इंडिया में क्या करते हैं, दिया में आप तेल डालेंगे, घी डालेंगे, ऐसा डालेंगे, राइट? इसकी जगह पे ये डालते हैं। ये आपका कैंडल है छोटा, एल्युमिनियम के इसमें आ रहा है। हाँ, हम बनाते हैं ऐसे। हाँ, तो एक ये कॉन्सेप्ट है, राइट? तो ये क्या है, आपको हर एक जगह पे मंदिर और रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब लोग इसमें यूज कर सकते हैं। एक ये है, ठीक है? इसको आपको इनहेंस करना है, राइट? अपना हिंदू धर्म में इसको आपको जलाने के लिए आप उसी चीज को, ये कॉन्सेप्ट यूज करो। दिख रहा है? एक मिनट में ना बैकग्राउंड हटाऊंगा तो फिर दिखेगा आपको। ये दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो ये आपका है कि घी का मोमबत्ती टाइप का, काइंड ऑफ। तो ये यदि आप इंट्रोड्यूस कर देते हो मार्केट में, इसमें इसको क्या कर सकते हो, ये जो चीज है इट्स लाइक क्विक है, राइट? क्विक दिया, घी का क्विक, राइट? छोटा, और इसमें इसके पूरा ना ऐसे बनाते हैं। हाँ, देखिए वो भी दिख रहा है। ये हमारे यहाँ का ये स्मेल मारता है। इसमें जो है ऐसा जबरदस्त स्मेल है इसका कि आप घर में जला दीजिए, मछली मीट अगर आपके घर में पका है तो चाहे बाथरूम में जला दीजिए, सारा स्मेल खत्म कर देगा। और अमरनाथ जी मैं ये दिखा रहा हूँ दिया, रेडीमेड दिया, एग्जैक्टली। इसको लीजिए और ये दिया का एकदम खूबसूरत ये बना हुआ है मिट्टी का, इसके अंदर ऐसा डाल दीजिए। तो इससे फायदा ये है कि ये आपका बर्बाद नहीं हो रहा है और लोगों के नजर में ये जो दिया जो जल रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपका मोमबत्ती है। आप उसके साथ ये इंट्रोड्यूस कीजिए, ये तो आपको मार्केट में ऐसा मिल जाएगा। और ये मेटल का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, और इसके अंदर ये डाल दिया मोमबत्ती। एल्यूमिनियम है, एल्युमिनियम का। हाँ, एल्युमिनियम का नीचे है, तो इससे आपका दिया बर्बाद नहीं हुआ, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गया। नहीं तो क्या होता है, दिए में आप घी या तेल एक बार लगा दिए तो फिर आपको उसका रीयूजेबल नहीं होगा, राइट? तो आपका मेटल का मेटल हो गया, खूबसूरत दिया हो गया, और ये चीज हो गया। तो आप ये कर सकते हो कि ये 10 लेने पे एक ये फ्री, समथिंग टाइप ऑफ, राइट? और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सोचो, इसमें कैसा आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली या टाइप का ऐसा कुछ कर सकते हो, राइट? इस डिफरेंट स्मेल वाला जैसा अमरनाथ जी ने दिखाया वो कर सकते हो। तो इंडिया में एक चीज है कि इस तरह का यदि बिजनेस करना चाहते हो ना, सबसे पहला इसको रिलीजन से, पूजा, इन सब से जोड़ोगे तो इसमें क्या है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा इसके लिए हो जाता है क्योंकि आपका बेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से। यस। और एरोमेटिक वाला जो है आपका कस्टमर तो है ही,
क्योंकि जो हाई स्ट्रीट पे है आपके जो मॉल वाले जो कस्टमर हैं, तो आप एक नया सेगमेंट दे सकते हैं। ठीक, आप नया प्रोडक्ट के ऊपर सोच सकते हैं, नया मार्केट सेगमेंट के ऊपर सोच सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट का तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। नहीं नहीं नहीं। तो आप उस एंगल से सोचिए, इट्स अ गुड थिंग, राइट। बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कल मैं बांस के ऊपर आप लोगों को भी भेजा हूँ, पता नहीं आप लोगों को मौका मिला कि नहीं। तो मैं वो एक्चुअली बांस के ऊपर एक अमेरिकन ट्रेंड प्रोफेसर जो यहाँ से वापस इंडिया गए हैं एग्रीकल्चर में, उनका लेक्चर देख रहा था यूट्यूब पर, और वो पूरा ये बता रहे थे कि बांस की खेती के कितने फायदे हैं। तो और सबसे बड़ी बात जो मेरा अटेंशन उस पर गया, बाकी चीजें पर तो ठीक है, दो चीज उसके ऊपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो 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 हमारे पहले नॉलेज के मुकाबले में इम्पोर्टेंट था, वो ये कि पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे हमारे यहाँ गाँव में क्या है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या है, लेकिन गाँव में लोग कहते हैं कि घर के पीछे में बांस मत लगाना। अच्छा, तो इसके पीछे कोई अपने यहाँ तो एक्सप्लेनेशन है नहीं कि भाई बांस क्यों नहीं लगाना है। और जब मैं कल इनका लेक्चर सुन रहा था यूट्यूब पर, तो ये बताते हैं कि बांस जो है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, और इसीलिए CO2 को, जो CO2 का जो एब्जॉर्प्शन है बांस, वो किसी भी दूसरे प्लांट से ज्यादा कर पाता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है और बहुत जल्दी फास्ट उसका ग्रोथ रेट जो है उस वेजिटेशन का ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आप उसको लगाते हैं तो काफी कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए उनका कहना था कि आपको घर के पीछे में तो बांस लगाना ही चाहिए, क्योंकि आप उससे क्या होगा, आपके घर के आसपास में जो है वो काफी शुद्ध वायु आपको मिलेगा सांस लेने के लिए, एक बात। और दूसरा जो अटेंशन मेरा ड्रॉ किया वो राजीव जी, कार्बन कंटेंट के बारे में। वो प्रॉफिट जो है वो तो बहुत सब बढ़िया था, फर्स्ट क्लास, बहुत प्रॉफिट है, पर एकड़ कितना है ये वो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो कार्बन कैप्चर के लिए आपको पैसे भी देती है, अगर आप बांस की खेती करते हैं तो। कार्बन जो आप, जिस पर आपका एक्सपर्टीज है, तो इसलिए मेरा और ध्यान गया है उसके ऊपर कि आप जो है बांस की खेती कीजिए, सब कुछ पैसा जो है वो तो है ही इधर उधर में, लेकिन आपका मुफ्त का जो है, सरकार भी उसके चलते, अगर आप 10 एकड़ करते हैं या कोऑपरेटिव 25 एकड़ 5 किसान मिल करके एक जगह बांस की खेती करते हैं, तो उसको सरकार आपको उसके लिए पैसा देगी कि आपने कार्बन एब्जॉर्प्शन किया है, जो कि अभी राजीव जी इसको यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो जरा आप लोग देखिएगा, हमने आप समूह को भेजा है वो बांस वाली खेती, बल्कि चाहिए तो उसको हम लोग कर भी सकते हैं। वो साइंटिस्ट हैं, यहाँ से PhD करके अमेरिका से गए हैं, वो पिछले 20-25 सालों से सिर्फ बांस पर ही काम कर रहे हैं। पता नहीं किसी दूसरे गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, बिहार में नहीं है वो किसी और स्टेट में है। एक्चुअली मैं उनका निकालता हूँ, देखता हूँ अगर हो सकता है। उसको भी देखते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, तब तक आप लोग बातचीत शुरू कीजिए, मैं इसको निकालता हूँ वीडियो 1 सेकंड में। Here we seen first time Anurag. Yes, Anurag. Please say something about yourself. Namaste, Suko. My name is Anurag Mishra. I am pursuing masters in JNU in second year, specialization in ancient history. Very nice, very nice. So, what is your plan? What you are going to do after your masters? I think if I got PhD in JNU, then I will try for PhD and research in ancient history. Okay, so here is a 2 cent from America. In America, what we call it in Muslim society has inbreeding, right? Cousin marriage and all that, and which is not good for the society or not good for the family or for the growth of the children. Same way, in America, we say that you should not do masters and PhD. I mean, there are 3 levels of education here. You do the undergraduate, then you do the masters, and you do the PhD. We say here
that you should not do any, all three things from one university, because it is like inbreeding. You are not going to really learn new things if you do all 3 degrees from one university. Okay, so you should do it from different universities, and that's what would be one of the recommendation. I know JNU is good university, no doubt about it. Number one. Number two, why you want to limit only to the, if you are going to do PhD, come to some other countries where you have a lot of opportunities to do things. For example, you can come to United States. We can recommend you a few universities here, and hopefully you will get Ekmenda scholarship to do your PhD. So think about that, or at least, consider other universities. I don't know which is the other university par with JNU. Maybe there are some other people can recommend it. I don't know. All I know is couple of like places like Banaras Hindu University I can think of is pretty good. I don't know if there is any other place, but something to think about. आप लोग भी बोलिए, क्या इनको जरा कुछ आइडिया दीजिए आप लोग. Yeah, it's a good plan for PhD in foreign. मतलब I pursuing masters in JNU, then for PhD I will try in foreign country and others, because I experienced in JNU and environment in India and JNU, but I will try to experience and environment in in other country and there. Yep. Good. And then the second thing is that's very good that you have interest in ancient history. I think we have a lot of work to do in ancient history. Yes. Because I was reading that most of the Indian history was discovered by British. For example, we didn't know much about Chandragupta and Ashoka, and only the Britishers came and then they basically connected the dots and showed us that who was Ashoka and all that. बेसिकली ऐसा है कि इंडिया में जो हिस्ट्री राइटिंग का है, यहाँ इतिहास पुराना चलता था, तो इतिहास पुराना, तो जो यहाँ पर हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था वो था कि कथा, और कथा से हम बाद में जो उसका कंक्लूजन हो कि लोगों को उससे क्या सीख मिल रही है, इस हिसाब से यहाँ पर जो हिस्ट्री राइटिंग का था उस हिसाब से था। तो पुराना बेसिकली यहाँ पर हिस्ट्री राइटिंग का बहुत ओल्ड ट्रेडिशन रहा है, बट वो पुरानाज में इस तरीके से था कि इतिहास को बताते हुए मतलब लोग का आचरण कैसा हो, उस चीज को बताते हुए उन्हें कहीं ना कहीं फिर वो फिलॉसफी से जोड़ने का काम करता था। तो या जो ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने इतिहास में हिस्ट्री में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, लाइक कार्बन डेटिंग और ये सब कुछ उनके बाद से हुआ। तो हाँ, अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस था, जोन्स प्रिंसेप ने उन्हें सबसे पहले उन्होंने ही पढ़ा, ग्रीक और ये ब्राह्मी लिपि को मिला के उन्होंने पढ़ा, देन उन्होंने अशोका का फाउंड किया कि हाँ, अशोका इस बीसी में यहाँ से यहाँ तक थे। बट हाँ, इन सब जी। और इसके साथ साथ ये है कि मुझे कल आप लोगों को मैंने भेजा था, दरभंगा में 2 दिवसीय ज्ञानोत्सव कॉन्फ्रेंस था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि हमारे जैसे बैकवर्ड इलाके में भी अब कॉन्फ्रेंसेस होने लगे हैं। सो आई अटेंडेड फॉर बोथ डेज, 2 nights था, बेसिकली एट 2 sessions, morning sessions and afternoon session. And of course, it was more centric. It was general conference, but there were more on philosophies and इस तरह की चीजें थी। हिस्ट्री की उतनी नहीं थी। लेकिन कल जो था उसमें एक कॉन्फ्रेंस में मैंने रेज किया एक क्वेश्चन, उसके बारे में आपको बताऊं। वो ये था कि वो
अपने यहाँ जो है एक था न्याय दर्शन, 6 दर्शन इंडिया में डेवलप हुए, उसमें से एक था न्याय दर्शन। तो उस पर बात हो रही, वो कर रहे थे सारा कुछ प्रोफेसर लोग, मोस्टली इट वाज फिलोसॉफिकल सेशन। तो मैंने उन लोगों से सवाल किया, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन मेरा सवाल था कि हम लोग अपना बहुत ज्ञान बघाड़ते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े दर्शन थे, 6 दर्शन थे, लेकिन उस दर्शन का क्या लाभ जब हम लोग जाति पात जैसे सिंपल इक्वालिटी को नहीं डेवलप कर सके। The concept of equality was not developed in India. We borrowed it from the other Western civilization, like French Revolution and other areas. और अपने यहाँ हमने खट दर्शन किया। Not only that, तो actually वो उनका था कि knowledge is useless if it doesn't have any application. If it doesn't help the society, then what is that knowledge for? तो इसीलिए जैसे कि हमने उनको एग्जाम्पल दिया कि देखिए आप लोग कह रहे हैं कि हमारा ऐसा बड़ा सिस्टम था एजुकेशन का और ये वो, लेकिन हम लोग जात पात को प्रॉब्लम जो है उसको ठीक से हम लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं किया इंडिया में कभी, जैसा है चलते दिया। वी नेवर कंसीडर्ड इट ए बैड थिंग कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड हम लोग उन लोगों का इस पर भी डंस था कि ब्रिटिश मतलब वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड। तो मैंने कहा कि देखिए हम लोग जो भी यहाँ से आए, पिछले अमेरिका में 40 सालों से हूँ, और यहाँ पर जो हम लोग सबसे ज़्यादा एक सवाल को फेस करते हैं वो ये है कि हम लोग इतना ज्ञान बघाड़ते हैं कि इतना हमारे पास नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज है, लेकिन आप लोगों के भारत में जात पात क्यों है? इस क्वेश्चन को हम लोग जूझते हैं और सर्व से हम लोगों का सर्व शर्मिंदा से झुकता है कि वाकई में हम लोग इतने बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जात पात जो है इतना बड़ा इशू हमारे यहाँ अभी तक है। साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा कि आप ये देखिए हम लोगों ने कोई खास एफर्ट तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारे जो बच्चे हैं सेकेंड जनरेशन के, उन्होंने जात पात को, हम लोग तो आए ही जात पात से तो कैसे छोड़ेंगे, लेकिन हमारे बच्चों ने छोड़ दिया है। वो लोग जब शादी विवाह करते हैं एक दूसरे से तो ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है। सब लोग जिसको जहाँ जिससे दिल मिल जाता है वो लोग शादी विवाह करते हैं। तो अब देखिए कि आप लोग इस पर विचार कीजिए कि ऐसा क्या है कि इतने सारे नॉलेज हमने डेवलप तो कर दिया, लेकिन उसका कोई हम लोग लाभ नहीं ले सके। कोई जवाब नहीं मिला मेरा, लेकिन मेरा 6 दर्शन, लेकिन वो जात पात में हम लोग उलझे हुए हैं। क्या फायदा है 6 दर्शन का? ये मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि थोड़ी देर के लिए एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपने 25 रास्ते ढूंढ लिए हैं कि 25 रास्ते से हम उस पहाड़ के चोटी पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपने वो ज्ञान तो डेवलप कर लिया कि 25 रास्ते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें ये नहीं किया कि इसमें से सबसे बढ़िया कौन सा रास्ता है, शॉर्टेस्ट कौन सा है जिसमें कम मेहनत से हम ऊपर पहुंच सकते हैं, और वो आपने नहीं दिखाया, वो 25 पर रास्ते हैं आपने वैसे ही खुला छोड़ दिया, तो उस नॉलेज का फायदा नहीं मिला लोगों को, समाज को, कि हम शॉर्टकट से कैसे चले जाए। जैसे वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है तो हमें बताइए सबसे शॉर्टकट बिना हमें हांफते हुए आराम से कौन से सबसे बेस्ट रास्ते हैं जाने के लिए, तो वो हम नहीं कर पाए हमारे एंशिएंट सिस्टम में। तो ये मैंने कल एक सवाल किया है, तो मैंने कहा आप लोगों को फ्रेश है तो इसको सुना दूं। अच्छा, अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, शेयर करता हूँ मैं 1 सेकेंड में। मिल गया। कुछ दिखना शुरू हुआ? हाँ, तो ये है एक्चुअली उनका, ये उन्होंने सारा कुछ बहुत बढ़िया, आई मीन ही इज ए पीएचडी प्रोफेसर, शुरू से इसको करते हैं। जरा हम दिखाते हैं शुरू से कौन है ये, इनका फोटो आ जाएगा। ये है प्रोफेसर साहब। YouTube का लिंक भेज देंगे चैट में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी भेजता हूँ।
तो अब एक्चुअली मैंने आपको ईमेल भी किया हुआ है, आप देखिए कल मैंने लंबा चौड़ा आपको ईमेल इस पर रात में लिखा है। यू ऑल हैव इट। ओम प्रकाश जी, आपका ईमेल मेरे पास गलत है, वो वापस आ जाता है। आई नीड वन मोर टाइम, कैन यू सेंड मी ईमेल? नहीं सर, वो सर करेक्ट, वो सर ईमेल भेजा है आपका वापस आ जाता है। नहीं सर, वो सर करेक्ट है, बट क्या हो रहा है सर, मेरा है ना पूरा जीबी भर गया है, 15 जीबी का मेल मेरा जीमेल हो गया है शायद। हाँ, ये रीजन हो सकता है। कल मैंने उसको बैठ करके बहुत सारा डिलीट किया मैंने। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, मुझे एक ईमेल वैसे भी भेज दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं अल्टरनेट वाला भेज के रखता हूँ। अल्टरनेट वाला। हाँ, तो ये मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा था कि मैंने कल आधा दिन मैंने खाली बांस पर ही स्टडी किया, एंड आई वाज वेरी मच सरप्राइज। ये प्रोफेसर साहब जो है अमेरिकन ट्रेंड प्रोफेसर हैं, यहाँ से गए हैं वापस एग्रीकल्चर पर पीएचडी करने के बाद, और ये 25 सालों से बांस पर ही काम कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में। उतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि किस स्टेट में है। इंग्लिश में है ये सारा लेक्चर इनका, 2 पार्ट में ये इनका सीरीज है, और ये समझा रहे हैं मैनली कि बांस की खेती जो है वो बांस का सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूटिलाइजेशन चाइना में होता है, उसके बाद भारत में होता है, और चाइना जो है उसके इकोनॉमी का 1% जो है वो डिपेंडेंट है बांस के ऊपर में। और आप लोग तो जानते ही हैं चाइनीज लोग कितने तरह के प्रोडक्ट जो है बांस के बनाते हैं और सारे दुनिया में भेजते हैं। वो इनका कहना है कि वो इतना ही नहीं करते, हमारे यहाँ अभी इतनी शॉर्टेज है कि वैसे तो हम लोग चाइना को बैन करते हैं, उनका सामान नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी चाइना दूसरे देशों के माध्यम से हमें भेजता है और हम लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी शॉर्टेज है बैम्बू प्रोडक्ट्स की। तो ये इस पर इनका था, और ये बता रहे थे कि एक तो ये ग्रो आसानी से हो जाता है, अपने यहाँ का इंडियन टेम्परेचर का इन्वायरमेंट जो है उसमें है, और उसको भी अगर आपको अलग अलग स्टेट्स में करना है तो अलग अलग वैरायटीज है बांस की जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। और प्लस तो भारत जो है, संपूर्ण भारत में बांस की खेती कहीं भी हो सकती है, ये इनका कहना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने 2-3 कही जो महत्वपूर्ण मुझे लगा, वो एक तो ये कि जैसे हमारे यहाँ भी बिहार में क्या हो गया है कि खेती बाड़ी जो है उत्तर बिहार में हम लोग बिल्कुल ही नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे। बारिश अगर हुई खेती तो खरीफ फल धान की खेती होती थी, हाँ, और गेहूं की खेती होती थी, दूसरी फसल। लेकिन जब से लेबर का शॉर्टेज होना शुरू हो गया, अब खेती फायदेमंद लोगों के लिए नहीं रह गया है। कौन ये, और खास करके जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं, जो कि बहुत सारे मिडिल क्लास किसान हैं हमारे आपके जैसे, जो दूसरों से काम करवाते हैं, उनके लिए अब खेती प्रॉफिट का बिजनेस नहीं रह गया, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ लेबर इतना बढ़ गया है, फर्टिलाइजर ये वो, और हर 6 महीने पर आपको सारा कुछ करना है, रिपीट करना है प्रोसेस। तो इट इज़ ए वेरी लेबर इंसेंटिव, टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। तो नतीजा ये हुआ है कि बहुत सारे गाँव में खेती बंद हो गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जब ग्रो अप हो रहा था तो मैं धान की खेती खुद करवाए हुआ हूँ, धान रोपाना, धान कटवाना, इट वाज ए वेरी कॉमन, और हर साल नेचुरल प्रोसेस से वो टाइम पर बारिश होती थी, सब कुछ होता था। कि वो रुक गई है तो हमारे 10-15 एकड़ जमीन जो है वो अब वहाँ पर वो खरौर हो गया। खरौर अपने यहाँ बोलते हैं उसको, अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जहाँ पर आप कुछ न करें तो बड़े लंबे लंबे ग्रास ग्रो हो जाते हैं, उसको हम लोग खरौर बोलते हैं। तो मैं जब पिछले साल गया अपने गांव तो देख करके बहुत दुख हुआ, और हमारा ही नहीं, गांव के गांव में ये स्थिति बन गई है। तो अब यह है कि उस लैंड का आप क्या यूटिलाइज, मालगुजारी तो हम लोग दे रहे हैं, कैसे यूटिलाइज करें, तो ये दिमाग में मेरा चलता रहता था। मैंने कई बार सुना कि सरकार इनकरेज कर रही है कि आप अलग अलग प्लांट्स लगा सकते हैं, अलग अलग, और ये हॉर्टिकल्चर जो है ये उसके लिए बहुत सही है, क्योंकि आपको बांस अगर एक बार आप ये बता रहे हैं कि आप लगा देंगे तो वो चलता रहता है, उसको आपको बार बार न तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, आप उसको थोड़ा बहुत जो है उसको देते रहिए अगर आप फास्टर ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन न भी करें आप तो वो चलता रहेगा, और आपको जो है वो आपकी लैंड की यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो एक इन्होंने बताया कि लैंड का यूटिलाइजेशन आपको होगा
हमारे जैसे लोगों किसानों के लिए इसका लैंड का बहुत बढ़िया उपयोग हो जाएगा। ये अगर कर ले, जैसे हमारे पास 5-7 एकड़ का एक प्लॉट है, तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं अगर उस प्लॉट को लगा दूं बांस तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं अभी इस पर सोच रहा हूँ कि कैसे ये होगा। एक दूसरा जो कान खड़ा करने वाला जो था, वो राजीव जी हम लोगों को दिन रात सिखाते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स को कैसे कम किया जाए और कैसे सरकार उसका पैसा देती है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये सरकार, अमेरिका में ही हम लोग सोचते थे कि पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में भी अगर आप बांस की खेती करें या कोई भी पेड़ पौधा लगाएं, जंगल लगाएं, तो वहां पर उसको कार्बन एब्जॉर्प्शन तो जो होता है, वो तो फायदा जो होता है उसके लिए आपको सरकार पैसे देती है। तो ये एक हमारे लिए नॉलेज था जिस पर कि मैं चाहता हूं कि राजीव जी थोड़ा सा रिसर्च करके करें और हम लोग एक बांस की खेती को प्रमोट करें, खास करके बिहार में जहाँ पर कि खेती उद्योग में जो है प्राचीन टाइप का जो खेती उद्योग था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो आप लोग ये देखिए, इसको घर में आराम से, ये 2 पार्ट सीरीज है इसके ऊपर, और भी बहुत सारे वीडियोज हैं बांस के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बांस की खेती का प्रमोशन बिहार में होना चाहिए और इसके उपयोग हैं जैसे कि आप देख, मतलब बांस की टोकरी हम लोग तो आमतौर पर समझते हैं टोकरी बनाना, मोहनी बनाना, यही वो है, लेकिन ढेर सारे इसके प्रोडक्ट हैं बांस के जो बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोग बहुत का लिस्ट दिया है और वो तो बोलते हैं कि सबकी मशीनें अवेलेबल है। आप अगर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं बैम्बू प्रोडक्ट्स का तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड थिंग इन्होंने बताया, जो और भी चौंकाने वाला था मेरे लिए, कि आप बांस से बायो प्रोडक्ट पेट्रोल बना सकते हैं। और उन्होंने सब दिखाया है उसमें डाटा के साथ कि आप, तो यानी कि बांस जो है उसका आप पेट्रोल बना लीजिए, उसको कन्वर्ट कर दीजिए बायोफ्यूल में, आप वो भी कर सकते हैं। और तो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे उसके ऊपर समझाया है कि व्हाई बैम्बू फार्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट फार्मिंग राइट नाउ इन इंडिया। और खास करके हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए इसको 12 महीना पानी नहीं चाहिए। और मैंने देखा है मेरे गांव में बांस की है, मेरे यार्ड में भी है बांस, लेकिन मैंने गांव में सुना था कि है बांस की खेती, बांस घर के पीछे मत लगाओ। बट आई लर्न यस्टरडे कि बांस इज वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट। हम लोग अपने यहाँ सोचते थे खाली नीम लगाओ, लेकिन नहीं, आप बांस भी लगा सकते हैं और उसका लाभ भी ले सकते हैं। तो प्लीज आई encourage all of you to watch this one and then let us promote it. राजीव जी हम लोगों को गाइड करेंगे कि how we can make it commercial viable. And Rajiv ji, I am giving you my 5 acre of land to experiment it in India. हमारे पास एक प्लॉट है जमीन का जो पड़ा हुआ है, आप गाइड कीजिए हम लोग इस पर कैसे एक, अगर जरूरत पड़े तो एक इंडिया में कंपनी खड़ा किया जाए और उसके बाद जाकर के हम लोग इसको प्रमोट करें। थैंक यू। इट्स अ ग्रेट आइडिया, राइट? इसका मैं वही देख रहा हूँ बेनिफिट्स में। तो इनफैक्ट ह्यूस्टन में जल्दी सर्च करने लगा ह्यूस्टन में कैसे ग्रो हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे नर्सरीज भी मिल गई ह्यूस्टन में, बैम्बूज की नर्सरीज, डिफरेंट वेराइटीज के बैम्बूज आप कैसे यहाँ ह्यूस्टन में लगा सकते हो। तो टेक्सास का वेदर इंडिया जैसा ही है ना ह्यूस्टन। और नॉट ओनली दैट, यहाँ पर भी अगर मतलब उसका पता कीजिए, जैसे यहाँ पर लैंड तो बहुत सस्ता है यहाँ पर आप लोगों के लिए बता दूं, इंडिया में जो आप लोग हैं यहाँ पर, हम कल ही देख रहे थे लैंड का वैल्यू पूरे अलग अलग स्टेट्स का, मुश्किल से एवरेज समझ लीजिए 1000 से लेकर के 3-4 हजार $4 पर एकड़ के हिसाब से जमीन यहाँ मिल जाती है। और जितना आप लेना चाहे तो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव लैंड यहाँ पर। वैसे वो कई स्टेट्स ऐसे भी हैं जो कि आपको टैक्स नहीं उस पर मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट तो टैक्स मांगते हैं। क्योंकि मेरे पास जो है जैसे अरिजोना में 2 प्लॉट जमीन है हमारे पास, एक्चुअली वो इसलिए हमने लिया था, बहुत हमारा बेटा जब छोटा था, 2 प्लॉट की फ्यूचर में जब रिटायर होंगे तो गांव का एनवायरनमेंट बनाएंगे कहीं पर, तो उसका हम लोग पिछले 20 सालों से टैक्स हर एक साल कोई $100 देते हैं। और तो अगर मान लीजिए इसका फायदा है, हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो लेट अस डू एक्सपेरिमेंट, कहीं पर 100-200 एकड़ का एक बांस लगाया जाए इस कंट्री में। मेरे पास अभी है यहाँ पे, मेरे हैं फ्रेंड्स 500 एकड़ है यहीं पास में। हाँ, तो लैंड तो यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करें कि किस किस स्टेट में बांस हो सकता है और कहाँ पर लैंड चीप है, तो और उसका हम लोग फिर तो बायो पेट्रोलियम 1 हो गया, ऑक्सीजन कार्बन कंटेंट रिडक्शन 2 हो गया,
तो और क्या चाहिए, हम लोग यूटिलाइज करें इस सब चीज को। और खास करके पंकज जी, अब आपके यहाँ पता नहीं खेती बाड़ी का क्या हाल है, आप भी जरा अपने पिताजी को बोलिए कि जरा वो लोग भी एक्सप्लोर करें इसको। इस पर हम लोग लेट अस मेक इट ए बांस प्रोजेक्ट, कि इसको हम लोग इस पर और चर्चा करते जाएं फ्यूचर में। बिल्कुल। एक तो ये है नहीं, इसका मैं देखता हूँ इसका क्या क्या और सामान बनाया जाता है। खास करके मैं एक जापानीज लेडीज मुझे मतलब ऐसे लिंक्डइन पे मिली थी, उसने मुझे एक सेशन के लिए बुलाया भी था सस्टेनेबिलिटी की बात करने में। वो बंदी ना मैक्सिको में उसका पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है कि केले के पत्ते से पर्स बनाने का। तो इट्स लाइक ह्यूज इंडस्ट्री, काफी चीज बनाए हुए। और इसका भी होगा, मैं बांस का भी ढूंढता हूँ कि कार्बन स्टोरेज हो गया आपका, जैसा बोलते हैं ना CCUS, राइट, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो ये सिनेरियो में दोनों ही चीज हो रही है, राइट। आप यूटिलाइज भी कर रहे हो, और जो आप बोल रहे हो ना कि बांस ग्रो करता है, बेसिकली वो कार्बन ग्रो हो रहा है, राइट। तो कार्बन स्टोर करता है, जो भी चीज में हम देखते हैं कार्बन हर एक चीज में है। बिना कार्बन के कोई फ्रूट, कोई अनाज, कुछ भी नहीं हो सकता। कार्बन स्टोर होता है उसमें। तो हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। पंकज जी, आपको टास्क देते हैं, आपको और ओम प्रकाश को, कि आप इस प्रोफेसर साहब को ढूंढिए कहाँ है इंडिया में। और कहिए कि प्रोफेसर साहब, आप एक संडे को लेट अस हैव ए लेक्चर फ्रॉम हिम एंड ही इज विलिंग टू हेल्प। वो उसके सारे हम देख रहे थे नीचे में, तो इनको बुलाया जाए और एक बार इनसे भी हम लोग सुनते हैं पूरी इसके बारे में, एंड लेट्स डू द रिसर्च। और बहुत अच्छी बात है, मतलब आई वुड लाइक टू यूटिलाइज, मेरा लैंड पड़ा हुआ है वहां पर, पिछले 10 सालों से जमीन पड़ी हुई है। एक प्लॉट जो है एक जगह 5-7 एकड़ है, और पहले धान की खेती थी, अब वहां पर जो है बस पड़ा हुआ है, जमीन आइडल है, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये देखिए ना कि ये जो चीज है, कॉन्सेप्ट आप इस ढंग से सोचिए कि हर एक गांव में इंडिया में एक बस बिट्टी होता ही था। तो ये भी सोचे ना कि उस टाइम के जो थॉट प्रोसेस होंगे, और इस चीज को रिलीजियस से जोड़ दिया गया था हर एक चीज में। अब बांस में देखे ना, बांस ध्वजा जो पड़ता है हनुमान स्वामी के ध्वजा, उसमें किसी की मृत्यु, बांस का यूज, छठ का सूप, डलिया, साजी, जो भी चीज होती है, ये सब बांस के प्रोडक्ट्स थे। तो खेती बाड़ी, जैसे हमारे यहाँ अग्रहण में धान का खेती सीजन होता था, तो मुझे याद है बचपन में कि वो डोम लोग जो है पूरा पथिया दे जाते थे, पथिया और सूप और मौनी वगैरह सारे प्रोडक्ट्स जो है उनके दिया जाता था। आप लोगों के गांव में, हर गांव में ये होता था, मतलब कोई हमारे गांव में स्पेशल नहीं है सर। हमारे यहाँ भी सर, हमारे यहाँ भी ये सब हुआ था कि मेरे मामा एक बार है ना हमारे गाँव आए, तो मेरे मम्मी से पूछे तुम्हारी बस बिट्टी कहाँ है, तो माँ बोली हमारे यहाँ नहीं है। तो बोलेगा अरे मेरे भांजे का कभी जनेऊ होगा तो बस बिट्टी नहीं होगा तो फिर क्या मतलब, दूसरे के यहाँ थोड़ा जाएगा मेरा कि तो भांजा। तो वो अपने गांव गए, 5.5 किलोमीटर मेरा ननिहाल है, तो वहां गए, वहां से है ना मतलब एक बांस काट के लेके आया, पूरा 1 कट्ठा खेत में लगाया। 10 साल के बाद में पूरा 1 कट्ठा में पूरा बस बिट्टी हो गया, केवल एक पौधा लेके आए थे वो। तो आज उसे हमारे घर में झोपड़ी कभी गाछी में मचान बनाना होता है, तो वो किसी से मांगना नहीं पड़ता अभी। बिल्कुल। तो रिलीजियस वाले जो बात बोले, रिलीजियस वाली बात तो हमारे जीवन में बस बिट्टी है वो रिलीजियस से जुड़ा हुआ है। तो मैं कभी वही सोच रहा हूँ कि आप ये सब देखिए ना कि ये सब चीजें जो है ना, हर एक चीज को इंडिया में रिलीजन से जोड़ दिया गया। ये सस्टेनेबिलिटी वही है कि आप नेचर की पूजा करते हो, वहां से लेके हर एक चीज को। अब बांस का हो गया, चटाई हो गया, बहुत सारी चीजें, केला का पत्ता, राइट, इसको भी हम लोगों ने बोला कि विष्णु भगवान के इसमें पूजते हैं, राइट। जब भी सत्यनारायण भगवान का पूजा होगा, केले का पत्ता चाहिए ही होगा, राइट। नीम, उसको भी हमने जोड़ दिया, तो उसको कोई काटे नहीं, तो मतलब इस तरह से कि उसमें भूत रहता है कि कोई काट नहीं सकता, समझो ऐसा, मतलब तो ये सब चीजें जोड़ दिया गया था। तो अभी ये सोच मतलब लगता है कि उस टाइम पे लोगों का थॉट प्रोसेस था कि क्यों प्रमोट किया नीम, बांस, केला, कुछ तो रीजन हुआ होगा। तो ये हो सकता है रीजन को पता था। पीपल, मतलब देखिए सारा कुछ है वहां पर, प्रमोट किया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने, उसको इसीलिए रिलीजन से जोड़ा गया, सस्टेनेबिलिटी के लिए। नहीं तो लोग तो भूल जाते हैं कि क्यों लगाना है। तुलसी
या तुलसी अकेला पौधा है जो 24 आवर्स कार्बन सोक करता है, अकेला। सबसे ज्यादा हमारे धर्म में महत्व है तुलसी को दिया गया है। अरे तुलसी है ऐसा जो रात में भी, बाकी के पेड़ रात में नहीं लेते हैं कार्बन, वो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेकिन तुलसी एकमात्र है जो रात में भी कार्बन लेता है। और तुलसी का बहुत महत्व है। हर एक गांव में, हर एक घर में तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी पिंडा, घर के आगे सबसे पहले तुलसी पिंडा ही लगाते हैं। राइट। तो यही है उसका रीजन, क्योंकि तुलसी को इसी के लिए इतना महत्व दिया गया है। लेकिन लोग कहाँ समझेंगे कार्बन यार क्या है। भगवान के इसमें जोड़ दिया कि विष्णु भगवान, राइट, शांति होगा घर में, तो बस काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो एक वो भी कॉन्सेप्ट है कि अब लौट चले, राइट। पीछे की तरफ आप देखें तो वो ज्यादा था, बाकी के ये डेवलपमेंट के नाम पे सब तहस नहस कर दिया गया। तो या दैट्स अ ग्रेट लर्निंग। तो विशाल जी, आप भी अपना मोमबत्ती का आगे बढ़ाइए और हम लोग इसके देखते हैं बांस का। तो आज दैट्स रियल इंटरेस्टिंग 2 टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि सिर्फ यही नहीं है कि अपना जॉब से रिलेटेड, राइट। नो दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। और फाइंडिंग्स लोगों को शेयर भी कीजिए विशाल जी, यदि आप पता कर कीजिए, इसमें एक ग्रोथ प्लान बनाइए, राइट। डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाइए, राइट। क्या क्या मार्केट सेगमेंट है, मार्केट रिसर्च करके, राइट। सेम थिंग हम लोग बांस के लिए कर सकते हैं। तो ओके सर, इट्स रियली सुपर इंटरेस्टिंग थिंग। नमस्ते उदय सर। हाँ नमस्ते। नमस्ते। मैं सुन रहा था बांस के बारे में। एक्चुअली हमारे पास तो बांसवाड़ी थी, लेकिन इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती है, क्योंकि बांस की चोरी रोज के बेसिस पे होती है। और वो तो प्रॉब्लम है अपने यहाँ। हाँ, तो सिंस हम लोग रह नहीं रहे थे वहां पे गांव में, तो फिर फाइनली मेरे को उसको बेचना पड़ा, क्योंकि वो जो चोरी होती है, फाइनेंशियल लॉस जो भी हो, मैं अभी की नहीं, मैं इंडिया में था तब भी, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि चोरी होती है। और जो कंप्लेन सभी लोग कर रहे होते हैं कि भाई उसने चोरी कर लिया और मुझे नहीं दे रहे, उसने चोरी कर लिया मुझे नहीं दे रहे। उदय सर, आपने बिल्कुल करेक्ट बात बोले, बहुत करेक्ट बात बोले। हमको टेंशन उससे नहीं है कि चोरी हो रहा है, हमको लोग जो बता रहे हैं ना उससे। हाँ बिल्कुल करेक्ट बात बोले। ये बता रहे हैं वो बात तो एक लेवल पे है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन ले। आपका इनएक्शन, उनको वो कह रहे हैं कि आपका इनएक्शन ये प्रमोट कर रहा है कि इज फ्री फॉर ऑल। एक्शन नहीं ले रहा है, इसके लिए और दुखी है वो। वो हम लोग कॉमर्शियल लेवल पर उसको नहीं कर रहे हैं, वही ये बता रहे हैं कि आप उसको कोऑपरेटिव बनाइए। मतलब ये एक आध बिट्टी जो लगाते हैं उसकी बात ये नहीं कर रहे हैं, यू शुड हैव फ्यू एकर्स। अगर आप 5 किसान मिलकर लगा दीजिए 50 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी सिक्योरिटी है उस लैंड की, राइट। ऑफ कोर्स ये तो कैश क्रॉप है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि कोई भी चीज जो है, उससे आपने कहा ना सिक्योरिटी का है, उस सिक्योरिटी का ही तो प्रॉब्लम है। आप गांव में अगर उसको कंप्लेन भी करें तो गांव में लोग का परसेप्शन ये है कि हम गांव में रहते हमारी चोरी हो जाती है। आप तो गांव में रहते भी नहीं है, तो आप कंप्लेन किस बात का कर रहे हैं। तो वो कह रहे, वो ये रहता है कि भाई ठीक है, मतलब जो चीज इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता वो मेंटेनेबल भी नहीं रहता है, राइट। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हाँ, इस बात से सहमत हूँ मैं कि मतलब कि सोसाइटी जो है जिस तरफ जा रहा है सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल होना चाहिए। मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट हमने तो गांव में जंगल लगा दिए, लेकिन जंगल लगा भी दिए तो जंगल है ना तो मेंटेन हो पा रहा है किसी से, और ना ही वो चोरी भी उस लेवल पे नहीं होती जिस लेवल में बांस होती है। लेकिन हाँ, चोरी होती रहती है वंस इन अ वाइल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब आइडिया तो अच्छा है, कोई गांव में लुक आफ्टर करने वाला है, कोई देखभाल करने वाला है, तब तो ठीक है। नहीं देखभाल करने वाला है तो आप किसी को वो पैसे देके भी बोले हाँ देखो भाई ये चोरी ना हो,
तो ये होता है कोई कंप्लेन करेगा वो खुद ही चोरी कर रहा है, वो बंदा डिफेंड करेगा, तो आप सोल्यूशन तो कुछ मिलेगा नहीं, फ्रस्ट्रेशन जरूर मिलता है साथ में। नहीं, सही बात है। ये सब मतलब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ दोनों चीज करके। हाँ, अब जैसे ये प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बांस की खेती अभी हो रही है, और वहां पर महाराष्ट्र में उन लोगों ने एक बैम्बू बोर्ड भी बना दिया है, जैसे है ना कॉफी बोर्ड और टी बोर्ड और ये वो होता है, तो उसको करके दे आर प्रमोटिंग इट, वो पूरा उसका स्टेट में महाराष्ट्र में, मतलब ही सेइंग कि सारे स्टेट्स में भी महाराष्ट्र में बहुत हो रहा है। और मैं कहीं देख रहा था गडकरी का कहीं कल एक छोटा सा वीडियो कहीं दिख रहा था, अभी मैंने उसको देखा नहीं ठीक से, वो भी कुछ बैम्बू पर बोल रहे थे, सो आई हैव टू वॉच दैट। सो आई मीन there are problems and issues with all kind of businesses, anything you start, right? तो अब जैसे हम लोगों का बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो मेरे लिए था, है कि गांव में खेती जो है वो खत्म है और जमीन पड़ी हुई है। तो I think this would be one of the thing, तो मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि if I can do it। वैसे मैंने दूसरा भी एक्सपेरिमेंट किया था इसी से, जो खेती बाड़ी का जो हालत खराब है उसको देखते हुए। मेरे ख्याल में आज से 15-20 साल पहले मैं और मेरा भाई, वो बम्बई में भी रहता है, हम लोगों ने कोई एक 2.5 एकड़ का प्लॉट ऐसे ही खाली था, कलमबाग के पास में था, पुराने बड़ा सा कलमबाग है हमारे गांव में। हमने कहा चलो इसमें आम लगाते हैं, तो वो आम हमने लगा दिया, दोनों भाई ने मिलकर के। एक समर में गए थे हम इंडिया, और अब पिछले 10 सालों से उसमें फल लगते हैं। मालदह पूरा है, मालदह और बम्बई अपने यहाँ का बड़ा मशहूर आम होता है। तो आई वॉज वेरी प्लीज कि अब तो मैं कई साल समर में जब भी गया हूँ खाया भी हूँ, एंड इट गिव्स लॉट ऑफ प्लेजर कि मैंने खुद जिसको लगाया उसमें से आम फल रहा है। तो एंड आई थिंक वी आर मोर हैप्पी कि वो जमीन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, नहीं तो वो भी पड़ा हुआ रहता है वैसे जैसे कि भाई दूसरी जमीनें पड़ी हुई हैं। So there are different options, not only this tree, maybe there are other trees which we can plant. बेसिकली क्या कि होना चाहिए, हाँ बेसिकली कोई लुक आफ्टर करने वाला है तो सारा इकोनॉमिकली मतलब कि अच्छा ऑप्शन है, इकोनॉमिकली एनवायरमेंटली सभी ऑप्शन है। एट द एंड ऑफ इट someone has to be locally available to take care of all this, right? हाँ, या आपका गांव में इतना बड़ा प्लॉट है कि आप किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका सामान छू ले, जो खैर वो तो मुश्किल है अपने यहाँ बिहार के लॉ ऑर्डर के बारे में आप हम सभी जानते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो है, उस वैसे भी पहले भी था, लेकिन उनके आने के बाद से तो सब कुछ बदल गया। और उस गांव में भी लोग का ये परसेप्शन ही यही है कि भाई हम लोग गांव में भी रहते हैं, हम सबके साथ होता है, हम इसका कर ही क्या सकते, कोई सोल्यूशन है नहीं। मैक्सिमम लोग तो यही बोलते हैं कि हम लोग रहते हैं तो मेरा गायब हो जाता है, आप तो नहीं है। हाँ वही बात कह रहा हूँ मैं, गांव में यही है, पुलिस में भी कंप्लेन करे तो बोल प्रेसिंग नीड है, अब क्या कर लेंगे। एक मजे की कहानी मुझे याद आ गई, मैं सुनाता हूँ। ये बहुत साल गांव में जिन लोगों के पास जमीन है, आप लोग जानते हैं बिहार में जिसके पास जमीन है उसको मुकदमा होता है, राइट? तो मेरे चाचा जी थे, वो मेरे को एक बार समझा रहे थे कि देखो, जो किसानों के लिए मुकदमा जो है वो जेवर है। हाँ, कि अगर तुम किसान हो, किसानी करोगे और मुकदमा से डरोगे तब तो किसानी तुम कर नहीं सकते। इसलिए मुकदमा हम लोगों का जेवर है। जो किसान है, जो थोड़े बहुत मीडियम लेवल के किसान है, वो सबके पास मुकदमा रहेगा, तुमको लड़ना पड़ेगा, और लड़ो, दिस वे ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही इस सिलसिले में हम एक वकील साहब के पास गए थे दरभंगा में, कोई राय मशविरा के लिए, बहुत पहले के बाद, आई थिंक इट इज 1990s की शायद बात है। तो उन्होंने मुझे, वकील साहब दरभंगा के बहुत नामी वकील थे, सिविल लॉयर, तो उनके कंसल्टेशन के लिए गए। तो उन्होंने कहा, उनको जब उनको पता चला कि मैं अमेरिका में रहता हूँ और अपनी गांव की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे कंसल्टेशन कर रहा हूँ, तो उन्होंने हंस के कहा कि सबटा चीज अहीं रखबे। इन मैथिली ही सेड, भाई आप अमेरिका में हैं, आप वहां हैं, और यहाँ भी आप करिएगा, सब कुछ आप ही रखिएगा क्या? ये उनका कमेंट था कि भाई जमीन जायदाद भी आप ही का होगा क्या? तो आई वॉज वेरी, मुझे अभी भी हंसी आती है उनकी ये बात सुन करके। हर जगह आप हावी नहीं हो सकते हैं, तो सही बात है।
गांव में तो नहीं सर, आप तो ये सर गांव का एक जस्टिस है। अगर दो भाई है, एक भाई अगर दिल्ली मुंबई या अमेरिका रहता है, एक भाई गांव में रह गया है, तो जमीन जो है वो गांव में रह गया उसका होगा। ये अनरिटर्न एक जस्टिस है। कभी किसी से पूछेंगे ना पंचायत में भी, बसार में भी, तो यही बोलेगा कि करवे रे तू, तोरा पर तो भगवान बहुत कुछ देने छो, गरीब छो भाई, तो छोड़ दिए करा। तो आप कुछ भी करिए या फिर फौजदारी कीजिए। तो ये जस्टिस है अनरिटर्न। ये आप चोर को पकड़ भी लें और बता दें कि इसने चोरी किया है, और लेट्स से मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने 20,000 की मेरी लकड़ी काट ली है, तो गांव वाले जुर्माना लगाएंगे 2,000 रुपए। वो कहेंगे भाई देखो इसने तो कर लिया, हो गया, गलती है, सब कुछ है, लेकिन जुर्माना ज्यादा पिंच करता है, तो 2,000 भी उसको अखड़ेगा। 20,000 काटते समय उसने 20,000 को कर लिया है, हो गया खत्म। अब वो 2,000 रुपया दे सकता है, उससे ज्यादा तो दे भी नहीं सकता। तो सब कुछ साबित होने के बाद भी वो कहते हैं जुर्माना छोटी अमाउंट भी पिंच करता है, इसलिए 2,000 रुपया जुर्माना हो गया उसको पिंच करने के लिए। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। that was it is bad that in भारत, मतलब अपने यहाँ बिहार में खास करके एग्रीकल्चर वाज ओनली सेक्टर, कम से कम लालू के जमाने तक भी जो है लोगों को एक सहारा था। अगर वो भी खत्म हो गया तो बेसिकली किसानों के लिए बिग प्रॉब्लम। क्या करेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम न रहे, खेती बाड़ी भी न रहे, तो आप क्या करेंगे बिहार में रहकर के? राजीव सर, कुछ क्लासेस आपने चालू किया क्या? हाँ, मैंने क्लास चालू किया है। तो SAP सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने क्लास चालू किया है, तो उसमें काफी यूरोप के काफी लोग हैं उसमें। अच्छा। तो हर एक सैटरडे का 2 घंटे का मैंने रखा है। मैंने स्टार्ट तो किया था सिर्फ जो यूएस के बंदे हैं उनके लिए ही, ये जो उसमें यूएस बॉर्न होने चाहिए, मुझे वो चाहिए था, लेकिन इसमें काफी यूरोप के लोग आ रहे हैं, जर्मनी से हैं, यूके से हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा है ना सस्टेनेबिलिटी, उनको ज्यादा, मतलब वहां पे ज्यादा हॉट है, तो उनको वहां पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो है अभी लगभग 15 लोगों का एक बैच स्टार्ट किया है, अभी 3 वीक्स में पूरा। उसके बाद अभी लगातार हर सैटरडे को मेरा 2 घंटे का रहेगा जी। तो सैटरडे हो, उसका लिंक शेयर कीजिए। हम लोग देखेंगे, अगर आ सकते हैं तो आएंगे हम लोग भी उस क्लास में। वो मैं स्पेसिफिकली रख रहा हूँ, इट्स लाइक होल टेक्निकल ये है इसमें। अच्छा। वो एक्चुअली मैं एग्जैक्टली ऐसा एक बैच बना रहा हूँ कि वो फोकस्ड रहेगा कि 6 सेशन में उनको सर्टिफिकेशन करना है। तो उनका वैसे ही है कि वो लोग पूरा डेडिकेटेड, तो इसलिए इंटरव्यू सबका रिज्यूमे पहले, उसके बाद उनको कि मेरा ये टारगेट है कि मुझे उसमें से 20 लोगों को अपने पेरोल पे रखना है नेक्स्ट ईयर। तो उस एंगल से पूरा ट्रेनिंग का वैसे ही रख रहे हैं। तो मैंने जो यूएस के, तो सर मैंने मेरी बहन को मैंने बताया था, हर्षिता को, तो उसने मुझे मैसेज किया था कि मैंने ज्वाइन की है क्लासेस। हर्षिता ने ज्वाइन किया, हालांकि उसका बैकग्राउंड नहीं है SAP का, फिर भी मैंने आपको देखा मैसेज किया, उसको लॉक कर दिया, क्योंकि वो उसमें क्या है ना कि वो एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी में भी काम करती है। और उसने मुझे पहले भी मैसेज किया था। वो जो स्विच है ना करना चाह रही है, अभी तो फ्रेशर ही है, तो वो इस तरफ के मैंने उसको सजेस्ट किया कि ये भी आने वाले फ्यूचर में अच्छा बिजनेस स्कोप हो सकता है, तो वो कंसल्टेंट में ही ज्यादा इंटरेस्टेड है अभी। तो मेरा कंसल्टेंट आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा है और सेटिस्फेक्शन जॉब है, मतलब आप अपने इंडिविजुअल ग्रोथ है ना कर सकते हैं अभी। करेक्ट। हाँ, नहीं, दोस्तों ने ज्वाइन किया था और 2-3 इंडिया से भी ज्वाइन किए थे, लेकिन अभी जो स्पॉन्सरशिप में कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन के लिए, उसका सीधा है कि अंडर ग्रेजुएट है, यूएस में है, यूएस बॉर्न है, कोई वीजा का प्रॉब्लम नहीं है, उनको ही मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ और पेरोल पे भी उनको ही लेने वाला हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं अभी ये इंडिया वाले के लिए, यूएस के इंडिया के लिए कुछ तो इंडिया के लिए क्या स्कोप है सर, जो इंडिया में है उनके लिए? इंडिया में ट्रेनिंग दूंगा, मतलब ट्रेनिंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन हाँ सर्टिफिकेशन, क्योंकि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये है गोल कि
जो यूएस के बच्चे हैं, यूएस के बॉर्न हैं और जो कॉलेज में फाइनल ईयर में है, तो उनको ही मैं पूरा एसएपी में नॉट ओनली सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि पेरोल पे मैं उनको ही टारगेट करूंगा, मुझे कोई वीजा का प्रॉब्लम अभी नहीं चाहिए। और इंडिया में तो क्या है, इंडिया में तो मेरा टीम है, जो एक्सेंचर का टीम है, वो उनका पूरा सपोर्ट है मुझे, तो इंडिया में ट्रेनिंग देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, तो उनका भी जॉब स्कोप क्या रहेगा? क्या उनका सर जॉब स्कोप क्या रहेगा अगर वो ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो जॉब स्कोप क्या रहेगा? देखो, जॉब स्कोप तो वही है कि अभी इस तरह के जो जॉब्स हैं ज्यादा हैं अभी यूरोप में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। यूएस में भी हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर के बाद वो हट होगा यहाँ पे भी। और अभी क्या है ना, जिनको मैं फाइनलाइज ये करूंगा, जिनको मैं स्पॉन्सर करूंगा, तो सिर्फ एसएपी सस्टेनेबिलिटी के लिए नहीं, उनको मैं ट्रेन करूंगा अपना जो एसएपी के अलग अलग मॉड्यूल भी हैं, क्योंकि उनको मुझे प्लेस करना है, उनको मैं अपने ही कंपनी के थ्रू प्लेस करना है उनको, तो मेरा वो टारगेट है। लेकिन हाँ, ये बैच मैंने भी 15 का भी स्टार्ट किया है, लेकिन जनवरी के बाद और ज्यादा लोग यहाँ पे से करूंगा। लेकिन हाँ, उसका क्राइटेरिया मैं वही देख रहा हूँ कि यूएस फोकस्ड रहे तो ज्यादा बढ़िया है। डायरेक्ट रेडीमेड तैयार होंगे वो? नहीं, क्योंकि उनको मैं अपने कंपनी के लिए तैयार कर रहा हूँ ना, इट्स नॉट लाइक कि जॉब के लिए कहीं पे, राइट। उनको तो मैं उसके अकॉर्डिंगली उनको मैं प्रोजेक्ट भी दूंगा, पैसे भी दूंगा, सर्टिफिकेशन के लिए भी करूंगा, राइट। उनको तो उस एंगल से मैं देख रहा हूँ अभी। रिस्पॉन्स तो बहुत ज्यादा है, लिंक्डइन पे मैंने भेजे थे तो बहुत लोगों के आए रिज्यूमे, कहाँ मतलब अफ्रीका के कुछ कंट्री से आए, यूरोप में जर्मनी के बहुत लोगों का है, यूके से है, फ्रांस से 2 बंदे हैं, तो इतने लोग हैं। तो मेरे पास अभी ना सबको एक साथ नहीं करके पहले सबका इंटरव्यू ले रहा हूँ, पहले बात कर रहा हूँ उनसे कि क्यों इंटरेस्ट है उसमें। एक उनको ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला है कि वाई सस्टेनेबिलिटी। ऐसे भी मैं तुमको क्या पता है, पूरा एक राइटअप मुझे पढ़ के दो कि मुझे पसंद आएगा तभी मैं इनवाइट करूंगा। तो लोगों ने मुझे काफी भेजे हैं। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। वही देख रहा हूँ कि थोड़ा अभी इस एंगल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या ना कि जैसा हम लोगों ने यहाँ पे पहले स्टार्ट किया, तो इंडिया में देख रहा हूँ कि वो लोग ज्वाइन करते हैं, इंटरेस्ट है, क्योंकि वहां पे इनको लगता है कि फ्री का है, तो वो लोग नहीं समझते उसका इम्पोर्टेंस। तो राइट, इनिशियली में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना एसएपी का पूरा बाकायदा, मैं सिस्टम भी लेके आया, सब कुछ किया था, लेकिन लोग फिर ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इस बार पूरा पहले मुझे लिख के बताओ कि क्यों चाहिए तुमको ये कोर्स। तो वही उनको हेल्प करूंगा, लेकिन जो लोग इंडिया में से भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं हेल्प करूंगा डेलॉयट में या एक्सेंचर में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एसएपी वाले ही हैं जो इंडिया से जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो कोई ना कोई मॉडल उनको पता है, उनको ये सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा होगा। दूसरा मैंने क्राइटेरिया ये भी दिया हुआ है कि इट्स नॉट लाइक कि इंजीनियरिंग होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस का वैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंटल आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके अंडर ग्रेजुएट में या मास्टर्स में। तो इससे क्या होना ना कि जो लोग ऑलरेडी इन्वायरमेंट के ऊपर पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी डेडिकेटेड तो है ही ना उसमें, उनको पता ही उसमें है जी। अभी एक 11 तारीख को एक है बेयरिंग पॉइंट, पहले मैं बेयरिंग पॉइंट में था एक्सेंचर से पहले, तो वो लोग अभी 11 को उनका भी एक वेबिनार है इसी टॉपिक के ऊपर। तो उनका यूरोप में अच्छा प्रेजेंस है अभी, तो उनके साथ मैं अभी पार्टनरशिप कर रहा हूँ यूएस के लिए। तो अभी 2026 मुझे अपनी कंपनी का ग्रोथ मॉडल उसको अपना इम्प्लीमेंट करना है, कि जो भी स्ट्रैटेजी है उसको अपने इसमें लगाओ। तो देखते हैं। चलो बढ़िया रहा आज का दोनों सेशंस अपना, दो टॉपिक। विशाल जी आप लग जाइए कैंडल के ऊपर रिसर्च के लिए, मैं भी देखता हूँ बम्बू का मैं स्टार्ट करता हूँ। यस सर। क्योंकि मुझे गांव में नहीं लगाना है, मुझे ह्यूस्टन में लगाना है। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, जहाँ लगाएं। हाँ, यहाँ पे जमीन का प्रॉब्लम ही नहीं है,
1000-2000 में आपको 100 एकड़ मिल जाएंगे 100 ईयर्स के लीज के लिए, लीज पे। तो लीज पे लेके करो आप, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ओके, चलिए फिर आज हम सभा समाप्त करते हैं। संडे की शुरुआत, संडे मॉर्निंग। तो पंकज जी जरा क्या बात है, ऑडियंस की संख्या दिन पर दिन घटती चली जा रही है। सर लेकिन अभी हम लगे हुए हैं सर, आएंगे सर, बच्चे लोग तो आएंगे, जाएंगे कहाँ, बच्चे तो इतने सारे हैं कि हम लोग को मैं एक चीज देख रहा हूँ पंकज जी ना,